हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। अच्छे से पढ़ाई चल रही है ना, पीवाईक्यू सीरीज में मजे आ रहे हैं ना। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। स्टार्ट करेंगे और आज अपना कंटिन्यूशन करेंगे, आप कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज का। ईयर है 2022। टर्म 1 हमने पहले ही भी कवर कर लिया था एंड टर्म 2 के भी हमने सेट 1 सबसेट 1, सेट 2 सबसेट 1, सेट 3 सबसेट 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बारी है सेट 4 सबसेट 1 की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे टर्म 2 में टोटल सेट्स आए थे 5 और हम डिस्कस कर रहे हैं सारे ही सेट के सबसेट 1, क्योंकि बाकी जो दो सबसेट थे उनमें भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, इसलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं करा। क्लियर। एंड आपको ये भी बता चुकी हूँ कि ये जो हमारा टर्म 2 का पेपर था ये 2 घंटे का था, 35 मार्क्स का था। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आए थे 12 और सारे ही क्वेश्चंस करना कंपल्सरी था। इसमें सेक्शन थे आपके ए बी सी, जिसमें से सेक्शन ए के थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन बी के थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में आया था आपका केस स्टडी, जिसमें थे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। क्लियर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं अपने टर्म 2 का सेट 4 का सबसेट 1। तो गेट सेट रेडी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं अपने आज के सेशन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 विच कैरीज 2 मार्क्स। ओके तो आपको हमेशा ही अपना आंसर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि ज्यादा लिखने से क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम, मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, और कम लिखने से क्या होगा, भले टाइम बचा लोगे लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, है ना। तो हमको अपने हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी बैंड गैप इन अ सॉलिड, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये क्वेश्चन आई थिंक ना सबको आता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, मतलब एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। तो आप बोलोगे मैम द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये रहा आपका कंडक्शन बैंड, है ना, ये रहा आपका बैलेंस बैंड, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, उसी को हम कहते हैं क्या, एनर्जी बैंड गैप, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई और इसके ईजी। ठीक है, समझ में। तो ये हो गया हमारा एनर्जी बैंड गैप की डेफिनेशन हो गई। अब बोला गया है कि ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स फॉर द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इसको आप ड्रॉ तो कर लोगे, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं कंडक्टर, सबसे पहले पूछा ना, तो कंडक्टर में हमेशा ही ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा कंडक्शन, ये रहा बैलेंस, और देखो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर रखे गए, लाइक 2 प्लेट्स। जैसे कि मेरे दोनों हाथ अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, मान लेते हैं ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो इसको अगर मैंने ऐसे रख दिया तो ये मेरा कंडक्टर बन गया है। अब अगर बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में ही हमेशा ही जो बैंड गैप होता है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, दैट इज ग्रेटर देन द 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किससे जो कितना होता है, जो ईजी होता है इसका, दैट इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इससे ज्यादा होता है तभी हम कहते हैं कि ये इंसुलेटर है। ठीक है, जो कंडक्ट नहीं करता है प्रॉपर्टी। अब अगर बात करें सेमी कंडक्टर, तो इसके नाम में ये सेमी, तो मतलब ना तो बहुत ही ज्यादा गैप होने वाला है, ना तो वो ओवरलैप करेंगे बीच का, है ना, बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, ऐसे आपने एनर्जी बनाया, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड बनाए, दोनों के बीच का जो बैंड गैप होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, लार्ज नहीं, जैसा कि यहाँ पे लार्ज है, यहाँ ओवरलैपिंग है, यहाँ स्मॉल होता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, बात हो गई क्लियर। मेनली हम सेमी कंडक्टर कौन से यूज करते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। क्लियर। तो चलो यहाँ पर आपको जब आपने इसकी डेफिनेशन लिख लोगे, फिगर बना दोगे प्रॉपर लेबलिंग के साथ, ये नहीं बस ऐसे करके बना दिया, देखो कुछ लोग ऐसे बना देते हैं। अब ये लिखना भूल जाते हैं कि ये क्या है, एनर्जी है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये क्या है, वैलेंस बैंड है, और इनके बीच का ये क्या है भैया, यही तो एनर्जी गैप है। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के ना अपना फर्स्ट क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 2 मार्क्स।
ठीक, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की, अकॉर्डिंग टू द सेट 4 विच ऑल्सो कैरीज 2 मार्क्स। ओके, इसमें बोला गया है कि नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन आइटम विच लाइज इन द विजिबल रीजन। देखो भाई आंसर खुद ही दे दिया। कैसे मुझे मालूम खुद दे दिया? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन आइटम में जो विजिबल रीजन में जो मेरी स्पेक्ट्रल सीरीज होती है वो तो मेरी बामर होती है। याद आ गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बामर सीरीज। इसको बामर पढ़ते ही एल जो है वो आप साइलेंट रखते हो। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 2 मार्क्स का। ठीक है, अब यहां पर इसी को हम विजिबल रीजन में यूज करते हैं। विजिबल रीजन की रेंज क्या होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। कुछ याद आ रहा होगा। फिर क्या पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज, लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम का रेशियो पूछा है। अब अगर बामर सीरीज है तो यहां पर N1 जो है वो 2 रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं? यहाँ पे रिडबर्ग फॉर्मूला यूज होता है विच इज 1 अपॉन लैम्डा आर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। दिस इज योर रिडबर्ग फॉर्मूला वेयर आर इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब हम मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि मेरा N1 जो है वो तो फिक्स है 2 है क्योंकि ये बामर सीरीज है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब बात करते हैं लैम्डा मैक्स की। तो लैम्डा मैक्स कब आता है? मैक्सिमम कब होता है? जब हमारी ये जो N2 की वैल्यू है वो कितनी हो, मतलब उनके बीच में जो गैप है वो कितना हो। ये अगर हम लोग मान लें, ठीक है, ये आपका n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3। तो जब यहाँ पर मैक्सिमम निकलेगी वो जितना ज़्यादा पास होगा, है ना। ये आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल जब आपने पढ़ा था पूरा फिगर। यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करा रही हूँ। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स का है जब N2 इक्वल टू 3 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा मैक्स आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, अब अगर बात करें किसकी? मिनिमम वाले की केस की, तो मिनिमम कब होगा? जब पास में वो मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली जब वो इन्फिनिटी पर रहेगा तब वहां से हमें लैम्डा मिनिमम मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इक्वल टू आर 1 अपॉन n 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले मैं डिवाइड करती हूँ। 1 अपॉन लैम्डा मैक्स अपॉन 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम को मैंने डिवाइड करा दोनों इक्वेशंस को। आप वहाँ पे बोल दोगे दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। आर से आर हो गया कैंसिल, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, ये भी बात हो गई। यहाँ पर कितना हो गया? 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। ये हो गया 1 अपॉन 4। ये कितना आएगा यहाँ से? 9 माइनस 4 अपॉन 36 अपॉन 1 अपॉन 4। ये आपका आ गया 5 अपॉन 36 अपॉन 1 अपॉन 4। ये हो जाएगा 5 अपॉन 9। ये आपका क्या आया है? 1 अपॉन लैम्डा मैक्स अपॉन 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम। दैट इज ये आपका निकल कर आया है लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्स। कितना आया है आपका? 5 अपॉन 9। आपको क्या बताना है? लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम, इसका जस्ट इनवर्स कर दो, दैट इज 9 अपॉन 5 इज योर आंसर। तो आपने रेशियो भी निकाल लिया। सिर्फ यहाँ पर पोर्शन ट्रिकी, कहाँ थोड़ा सा ट्रिकी भी नहीं कह सकते हो, लॉजिकल अगर किसी को नहीं पता है तो वो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे कि लैम्डा मैक्स बामर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है और मिनिमम वेवलेंथ कब होती है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। गड़बड़ कहाँ होगी? लैम्डा मैक्स के लिए आप n2 इक्वल टू इन्फिनिटी रख दोगे, वहीं पर आपका जो आंसर है ना वो ये हो जाएगा। फिर
इसका रेशियो ये आ जाएगा। बस सारा गड़बड़ हो गया, इतना मेहनत करने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखना लैम्डा मैक्सिमम कब होगा और लैम्डा मिनिमम कब होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया, यहीं पर गड़बड़ होगी ताकि आपके दिमाग में ना ये कहीं पर भी सबकॉन्शियस माइंड में ये दिमाग में रहे कि हाँ मैम ने बताया था। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, जो और पोर्शन में क्वेश्चन आया था उसके। इसमें बोला गया है कि व्हाट आर मैटर वेव्स। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर मैटर वेव्स? तो भैया इसके नाम में ही आंसर है। क्या आंसर हो सकता है इसका? All matter have wave like behavior, then it is said to be matter waves, and it mainly deals with the quantum physics, and these waves are also known as de Broglie waves. Therefore the follow the these waves having the de Broglie wavelength, that is lambda is equal to h upon p, where h is the Planck's constant and p is the momentum. ठीक है, यहां पर तो आप ऐसे लिख दोगे। फिर क्या है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हमारे पास एक पार्टिकल है प्रोटॉन और एक पार्टिकल है अल्फा। तो अगर इनकी बात करें चार्जेस की, तो ये चार्ज इस पर होता है 2q चार्ज, इस पर मास होता है, मेरा प्रोटॉन का मास होता है m और अल्फा का मास होता है 4m। ठीक है, चलो, एंड क्या बोला गया है कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज v, वो कि सेम है हमारा। फिर आपको निकालना क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, दैट मीन्स लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा निकालना है, तो हम ये तो जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है हमारी h अपॉन p, और इसको और आप और चाहो तो इसको आप लिखते हो h अपॉन mv, और इसको और चाहते हैं तो क्या लिख देते हैं, अंडर रूट 2m q v, where this v is potential difference and this v is velocity of the particle। आ गई बात? अब यार प्लीज ये मत पूछना ये कैसे आता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यूवी के बराबर हो जाता है, कुछ ऐसा करके आया है, ध्यान रखना। ठीक, अब इतना फॉर्मूला आ गया। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरी प्रोटॉन की वेवलेंथ है तो वो हो जाएगी h अपॉन अंडर रूट 2mp qp एंड v तो मेरा कांस्टेंट है। वहीं अगर बात करूं अल्फा पार्टिकल की तो हो जाएगी h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा q अल्फा v तो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर इसको और करते हैं, इसको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो की बात करें, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा की बात करें, तो जब आप इसको करोगे ना, डिवाइड करोगे, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट v से अंडर रूट v कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा ये, दैट इज अंडर रूट m अल्फा q अल्फा अपॉन में क्या रहेगा, mp qp। ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है आपका, तो आप बोलोगे मैम 4m, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2q, मास ऑफ प्रोटॉन m, चार्ज ऑफ प्रोटॉन q, ये तो हो गई कैंसिल। क्या आ गया मेरा ये, अंडर रूट 8:1 रेशियो मेरा निकल आया। और अगर इसको चाहो तो 2√2:1 इज द आंसर। आपसे पूछा था ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा, तो आप बोल दोगे अंडर रूट a:1 इज द रेशियो। बस क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है पूरा सॉल्व। यहीं पर आपको क्या मिलेंगे, 2 मार्क्स। कब मिलेंगे, जब आप वहां पे ये भी मेंशन करोगे वेयर लैम्डा p इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द प्रोटॉन पार्टिकल, mp इज द मास ऑफ द प्रोटॉन पार्टिकल। सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को मेंशन जब तक नहीं करोगे, एग्जामिनर के पास मौका रहेगा आपके मार्क्स को कट करने का। फिर से बोल रही हूँ, इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मेंशन करना, राइटिंग क्लियर रखना, जो भी आंसर आए उसको एक परफेक्ट ब्लॉक में डाल देना। ठीक, चलो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, वो भी हमारा 2 मार्क्स का है, मतलब यहीं तक आपके सेक्शन ए चल रहा है अभी। एंड इस क्वेश्चन में बोला गया, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में बोला है, नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी, राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ द डिवाइस।
तो भाई बताओ जल्दी से कौन सी डिवाइस है जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में दे देती है। तो हमारे घर में लाइट्स लगी है, मान लो बल्ब लगा है, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब इज द डिवाइस कि जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है तो वो हमें लाइट बन के दे देता है ना। तो मैं बोल दूंगी डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब पूछा गया कि इसके एडवांटेज क्या है। अगर मेरे को नहीं भी आते हैं एडवांटेज, मान लेती हूँ कि आप वहाँ एग्जाम में आपने ये तो लिख दिया कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, अब आपने ये नहीं पढ़ा कि, तो आप एक नॉर्मली बोलो कि ये क्या, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल है। इतने इनएक्सपेंसिव होते हैं, इतने कुछ महंगे नहीं होते हैं, इनएक्सपेंसिव, और आप कह सकते हो इसको कॉस्ट इफेक्टिव। इनका जो लाइफ स्पेन है वो भी लॉन्गर रहता है, एक तो है नहीं कि 10 दिन चले खराब, तो लॉन्गर लाइफ स्पेन। और क्या बोल सकते हो भाई, यही जो बल्ब है ना हमको, ये हमें अपने मन पसंद उसमें मिल जाते हैं, कलर्स में, साइजेस में, छोटे बड़े हर तरीके के हमें बल्ब्स मिल जाते हैं। वो हमारे लिए कन्वीनियंट भी हो जाते हैं। आजकल तो एलेक्सा वाले भी मिल जाते हैं कि बोल दो एलेक्सा को, एलेक्सा टर्न द लाइट ब्लू, तो अपने आप बल्ब में ब्लू लाइट कर देती है। तो कितना मतलब कन्वीनियंट है ना ये। तो यहाँ पर लिख देते हैं अवेलेबल इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर्स एंड साइजेस। ठीक है, तो हमने एडवांटेज भी लिख लिए। अब एडवांटेज भी लिख लिए, डिवाइस का नाम भी बता दिया, तो दैट्स इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ये पोर्शन में डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। डिफरेंशिएट करना है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिजन प्रोसेस में क्या होता है, जो एक हैवी न्यूक्लियाई होता है वो स्प्लिट हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में। And in case of a nuclear fission, fusion of 2 or more nuclei and formed एक bigger nuclei, कोलॉइड करेंगे और एक अपना हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म कर देते हैं। तो एक तो डिफरेंस ये हो जाता है। दूसरा डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड होता है हमारा एटॉमिक बॉम्ब, किस पर होता है, फिजन पर। एंड अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें तो वहां पर यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आप एग्जाम्पल लिख देना। फिर बात करते हैं इसके बी पोर्शन की। तो अब इसके बी पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो बी पोर्शन हमारे एनसीईआरटी की में एक क्वेश्चन है जिसके जैसा ही है, बस यहाँ पर जो वैल्यूज है उनको चेंज कर दिया है, वरना वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ड्यूटेरियम अंडरगो फ्यूजन एज पर द रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब दो फ्यूज्ड होकर उन्होंने एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करा, तो 2H1 मिलकर एक उन्होंने हीलियम बनाया, साथ में उन्होंने एक एनर्जी रिलीज करी है, कितनी, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। फिर बोला गया है कि आपको ड्यूरेशन निकालना है, टाइम फॉर विच एन इलेक्ट्रिक बल्ब 500 वॉट कैन बी कैप्ट ग्लोइंग बाय द फ्यूजन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। अब देखो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मोलर मास होता है, किसकी बात हो रही है, ड्यूटेरियम की, वो कितना होता है, कैपिटल M, 2 ग्राम होता है। और यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है ना। अगर आप लोग यहाँ से नंबर ऑफ आइटम्स निकालना चाहो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमसे बोला गया है 100 ग्राम्स होता कितना है, मोलर मास कैपिटल M 2 ग्राम, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, जो कि आपका हो जाएगा 100/2 ग्राम मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो जो आपके नंबर ऑफ आइटम्स हैं इन ड्यूटेरियम वो कितने निकल कर आएंगे, 30.115 इंटू 10⁻24 आइटम्स। आप सॉल्व कर लेना, मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन के लिए लिख दिया है। 50 से मल्टीप्लाई करना है, 6.023 का मल्टीप्लाई करोगे इतना ही मिलेगा। अब क्या करें, अब हमको क्या बोला है कि जब दो ड्यूटेरियम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो 1 कितने देंगे, 3.27/2। ये तो एक नॉर्मल मैथमेटिक्स है कि भाई एक चीज़ इतने रुपए की है तो दो चीज़ कितनी हो जाएगी, लाइक दिस वन, है ना। या फिर 4 चीज़ हमने इतने रुपीस की खरीदी है तो 2 चीज़ कितने की ली होंगी, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक
ठीक है, तो वन आइटम में इतनी एनर्जी होगी। अब नंबर ऑफ आइटम्स भी हमारे पास है, तो इतने नंबर ऑफ आइटम्स में 30.115 इंटू 10⁻24 आइटम्स में कितनी हो जाएगी, 3.27/2 मल्टीप्लाई 30.115 इंटू 10⁻24। अब ये जो एनर्जी है ये हमारी किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल्स में। तो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, तो 10⁻6 आ गया। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू द 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से ये आपका निकल कर आएगा 78.78 इंटू 10⁻11 जूल। तो ये क्या निकल कर आ गई, आपकी एनर्जी निकल कर आ गई इतने नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ड्यूटेरियम में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और हमें पावर कितनी दी है, 500 वॉट, या फिर आप कह सकते हो 500 जूल्स पर सेकेंड दी गई है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो ऐसा हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और आप कह सकते हो टाइम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन पावर। तो ये जो एनर्जी आई है आपकी 78.78 इंटू 10⁻11 अपॉन डिवाइड करोगे पावर से 500 वॉट, तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तब ये आपका निकल कर आएगा 1.57 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। अब देखो यहाँ पर हमने ये तो निकाल दिया सेकेंड में, अगर हमें यहाँ पर मेंशन किया होता कि कैलकुलेट द टाइम इन ईयर, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस कन्वर्ट दिस सेकेंड इनटू ईयर, तो वो तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने अपना आंसर निकाल लिया है, सेकंड्स में कितना आ गया है 1.57 इंटू 10⁻10 सेकेंड। सिर्फ खेल कहाँ पे था, इसका लॉजिक समझ लो कि पहले आपने नंबर ऑफ आइटम्स निकालने होते हैं, फिर नंबर ऑफ आइटम जैसे ही मिलते हैं तो उतने नंबर ऑफ आइटम्स में कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो आपको निकालना है। एनर्जी किसमें, जूल में निकालना है। फिर तो बस पावर का फॉर्मूला लगाना है, आंसर मिल जाएगा। डन। चलो तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन रीजन। अब यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो उनका स्टेटमेंट सही है, बट आपको वहां पर रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज योर क्वेश्चन। एंड अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है ना तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना सिंपल ही है। अब इसके ये क्वेश्चन में पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज लो। कब होती है लो, जब वो फॉरवर्ड बाइस्ड में होता है, और हाई कब होती है, जब वो रिवर्स बाइस्ड में होता है। तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं ना फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड वाली कंडीशन। तो मान लेते हैं ये रहा आपका, छोटू छोटू बना रही हूँ ताकि स्पेस बचे, ये रहा पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से होती है, यहाँ पर पॉजिटिव कलेक्ट होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। अब अगर आप इसको फॉरवर्ड बाइस्ड करते हो तो जो इस एक्सटर्नल बैटरी के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी इस डायरेक्शन में हो जाती है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होती है, जिसके कारण ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या हो जाती है, ये स्मॉल होती है। ठीक है, अब ये स्मॉल होती है तो उसके कारण यहाँ पर जो ऑफर्ड रेजिस्टेंस होती है वो भी कम होती है। दूसरी बात ये होती है फॉरवर्ड बाइस्ड में, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस्ड में जो फॉरवर्ड करंट होता है, क्या फॉरवर्ड करंट जो होता है वो ज्यादा होता है ना, एज कंपेयर टू द रिवर्स करंट। अगर अब ये ज्यादा होता है फॉरवर्ड करंट तो हम जानते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इफ करंट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इज ऑब्वियसली डिक्रीजेस, दिस इज आल्सो द रीजन। बट आप ये डिप्लेशन लेयर कम होती है, डिप्लेशन लेयर कम होने के कारण जो ऑफर्ड रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, ये हो गया रीजन किसका, जब आपका फॉरवर्ड बाइस्ड है। सिमिलरली इन केस ऑफ रिवर्स्ड बाइट, सो दिस इज योर पीएन जंक्शन। अभी जो करा है सिर्फ वो समझ लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जब आपको इसको रिवर्स्ड बाइस्ड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो डिप्लेशन लेयर क्या होगी, इंक्रीज होगी।
जिसके कारण रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो करंट होता है वो क्या होता है, रिवर्स करंट, लो होता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है। जो भी आपको रीजन वहां पर मेंशन करना है आप इजीली मेंशन करोगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं इसके बी पोर्शन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पोर्शन की, जिसमें बोला गया है कि डोपिंग ऑफ अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ नेसेसिटी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑब्वियसली वी नो दैट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर have low conductivity because they are the pure semiconductor, है ना, like silicon and germanium. But in case of extrinsic semiconductor we preferred doping like n-type doping and p-type doping, है ना, जिसमें से अब जब भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उनमें जो हमें कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो इसका मेन रीजन है दैट इज वी नीड द डोपिंग इन सेमीकंडक्टर मटेरियल टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हमें कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, जिसके कारण उन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम यूज कर पाए कब, एक रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, सो दिस इज द रीजन फॉर द डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ फोटोडायोड आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। सो दिस क्वेश्चन आई थिंक ये ना काफी सालों से ना रिपीट ही हो रहा है फॉर द 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, और कई बार इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर होता क्या है कि हम जानते हैं कि फॉरवर्ड करंट जो है वो हमारा मिली एम्पियर में कैलकुलेट होता है, बट वहां पर जो एक माइन्यूट चेंज होता है, जो एक फ्रैक्शनल चेंज होता है जब फोटॉन्स पड़ते हैं, कब, देखो अभी यहाँ पे फोटोडायोड क्या करता है, ये रहा पीएन, यहाँ से फोटॉन्स आते हैं लाइट के द्वारा एंड यहाँ पर फिर वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स क्या होते हैं हमारे, इंक्रीज हो जाते हैं, जिनके कारण कुछ फ्रैक्शनल चेंज होता है। माइनॉरिटी कैरियर्स में देखो लिखा होगा फ्रैक्शनल चेंज ड्यू टू इंसिडेंट लाइट ऑन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन रिवर्स बायस इज मच मोर देन द over the majority charge carriers in forward biased. This charge in reverse bias current is more easily measurable. तो ये जो फ्रैक्शनल चेंज होता है लाइट के इंसिडेंट होने से, जब फोटॉन्स आ रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स वहाँ पर जनरेट होते हैं, जिनके कारण कुछ फ्रैक्शनल चेंज होता है करंट में। वो फ्रैक्शनल चेंज रिवर्स बायस में हम इजीली मेजर कर पाते हैं, क्योंकि रिवर्स करंट हमारा माइक्रो एम्पियर में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया, इसीलिए हम उनको रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। ठीक, डन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पोर्शन की, जिसमें बोला गया है इन Giga-Marsden experiment, calculate the closest approach for an alpha particle with energy 2.56 into 10 to the power minus 12 joule. Consider that the particle approaches gold nucleus Z equal to 79 in head-on position. ठीक है, अब यहाँ पर ना बात किसकी हुई है, क्लोजेस्ट अप्रोच किसकी, अल्फा पार्टिकल की। एक्सपेरिमेंट कौन सी बात हुई है, गिगा-मार्सडन। अब ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, यही है हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE 2E अपॉन R नॉट। अब मुझे ये बताओ ये 2E क्या है, तो 2E इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, किस किस के बीच में है ये, गोल्ड जो न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लेते हैं ये रहा, और ये जो अल्फा पार्टिकल है ये रहा, इसके पास है चार्ज 2E, इसके पास है ZE, इन दोनों के बीच का है ना। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें ये R नॉट निकालना है, विच इज नोन एज क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब R नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से R नॉट हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE
2E upon kinetic energy. So what is this kinetic energy? This kinetic energy is given to you, that is 2.56 10 to the power minus 12 जूल. इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा काइनेटिक एनर्जी. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. Z is given to you, that is 79. तो 2 multiply 79 multiply 1.6 into 10 to the power minus 19 multiply 1.6 into 10 to the power minus 19. 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर है तो मैंने डबल बार लिख दिया. अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? 9 into 10 to the power 9 हो गया. काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है? 2.56 into 10 to the power minus 12. Am I right? Okay. अब ये देखो, यहां से 10 ये गया ऊपर 100, 16 और ये हो गया 256, कट गया. ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलने वाला है आंसर वो मिलेगा 1.422 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 14 मीटर. तो ये आपका क्या आ गया? क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी थी इतनी. ठीक है, आपका आर नॉट निकल आया. ओके, अब देखो इसके बी पोर्शन में क्या पूछा है कि इफ द अबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, इसी को हम दोबारा कर रहे हैं, बट यहाँ पर अब हम इस गोल्ड न्यूक्लियस को ले रहे हैं किसके साथ? प्रोटॉन के साथ, और सेम एनर्जी है, तो इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा? बिल्कुल बता देते हैं. देखो अभी देखो, गोल्ड न्यूक्लियस तो यही है, Z ही है, लेकिन अब यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल था जिसके पास चार्ज होता है 2E, अब वो है हमारे पास प्रोटॉन जिसके पास चार्ज होता है E. तो अब जहाँ पर हमने 2E लिया था, ये जो 2E लिया था, यहाँ पर अब हम क्या लेंगे? E लेंगे. तो क्या हो जाएगा? R नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, जो हमने 2E लिया था वो हो गया अब E अपॉन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं इसकी वैल्यू 9 into 10 to the power 9. Z है हमारा 79, E स्क्वायर है 1.6 into 10 to the power minus 19 का स्क्वायर, अपॉन में आ गया आपका 2.56 into 10 to the power minus 12. जब आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल कर आएगा 0.711 into 10 to the power minus 14 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा आपका बी क्वेश्चन का आंसर. ये था आपका ए क्वेश्चन का आंसर. डिफरेंस क्या है दोनों में, बस ये ध्यान रखना, जो दो पार्टिकल्स की बात की है उनके बीच का आपको निकालना है, तो उनके सिर्फ चार्जेस लेने हैं. तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो 2E वाले चार्ज को रिप्लेस करेगा, सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, बाकी सब आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हेंस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ. ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर होती है, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होता है. तो ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हमको मिलती है. वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेव फ्रंट्स फ्रॉम द टू इल्यूमिनेशन स्लिट्स सुपर इम्पोज ऑन द स्क्रीन. ऑब्वियसली दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ bright and dark fringes because of constructive and destructive interference respectively. The intensity of the light is maximum होती है सेंटर पर, सब जानते हैं, वहाँ को उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो कुछ इस तरीके का आपका होता है. ये आपकी होती है स्क्रीन, ये होती है आपकी स्लिट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है कैपिटल D. नेम दीज टू स्लिट्स S1 and S2 and the distance between the two slits is small d, and from the center of this and screen there is a point known as OC, and from the slit one wave front and this is second wave front and named it P. And the distance between the PC is X. ओके,
चलो ठीक है। अब जब हम इसको डिराइव करने के लिए चलते हैं तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं। पहला मान लेते हैं कि हम लेते हैं S1PE, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ठीक है। इस S1P में अगर आप देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जिसके आप बोल सकते हो कि S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1PE ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा आपका PE स्क्वायर प्लस S1E स्क्वायर। व्हाट इज S1E? दिस इज कैपिटल D, तो ये कैपिटल D होता है। व्हाट इज PE? इफ दिस इज X एंड दिस इज, अगर ये पूरा D है तो ये हो जाएगा आपका D/2, ठीक है। तो x माइनस D/2, इसको आप ओपन कर लेना, इसको स्क्वायर करोगे, इस तरीके से आप ये वाला ट्रायंगल लोगे S2PF ट्रायंगल लोगे, जहां पर आपकी इक्वेशन आएगी S2P स्क्वायर PF स्क्वायर प्लस S2F स्क्वायर। ये जो PF स्क्वायर है ये पूरा x है और ये D/2 है, तो ये हो जाएगा x प्लस D/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कैपिटल D स्क्वायर। अब जब आप इन दोनों को इक्वेशन को ओपन कर लोगे फिर क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको निकालना है एट द एंड ऑफ द डे आपकी फ्रिंज विड्थ। अब यहाँ पे जब आप पाथ डिफरेंस की बात करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये S2P माइनस S1P करोगे, तो जब आप इसको माइनस करोगे बाइनोमियल थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी, जिससे आपका ये निकल कर आएगा XD अपॉन कैपिटल D। अब नाउ वी टॉक अबाउट द, वी नो दैट कि जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो आपकी आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, जिसके लिए आपका जो ये पाथ डिफरेंस है ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा n लैम्डा इक्वल टू XD अपॉन D। यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू है वो निकल कर आएगी n लैम्डा D अपॉन D। अब देखो ये आपका x है तो यहाँ पर n टर्म्स के लिए, तो nth टर्म के लिए हो जाएगा ये, तो xn लिख दोगे आप, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 हो सकती है, तो 0 पर तो 0 हो गया, x1 हो जाएगा आपका लैम्डा D अपॉन D एंड x2 हो जाएगा आपका 2 लैम्डा D अपॉन D और ये हो जाएगा लैम्डा D 2 लैम्डा D अपॉन D, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारी दो ब्राइट फ्रिंजेस का जो सेपरेशन होता है वो कहलाता है विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंजेस। ऑब्वियसली देखो होता क्या है, मान लेते हैं एक हमारी डार्क, फिर हमारी एक लाइट, फिर डार्क, फिर हमारी एक लाइट, तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के जो बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा क्या कहलाएगा, बीटा ऑफ द डार्क फ्रिंज, है ना। तो यहां से ये जो बीटा है डार्क फ्रिंज का वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, जो कि आपका क्या निकल कर आएगा, माइनस करोगे तो ये आएगा लैम्डा D अपॉन D। ये किसका निकल कर आ गया, बीटा डार्क फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंजेस। द सेपरेशन ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज नोन एज द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली बात करें अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो उसके लिए जो हमारा ये जो पाथ डिफरेंस है वो होता है 2n माइनस 1 लैम्डा D अपॉन 2D। अब जैसे ही आप यहाँ पे n की वैल्यू फिर से रखोगे, ठीक है, n इक्वल टू 1 रखोगे तो आपका आएगा लैम्डा D अपॉन 2D, n इक्वल टू 2 रखोगे तो वो निकल कर आएगा 3 लैम्डा D अपॉन 2D। जहां से जब आप फिर से माइनस करोगे उसको तो वो आपका निकल कर आएगा यही, तो वहां से आपको मालूम पड़ेगा बीटा फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू द बीटा ऑफ द डार्क फ्रिंजेस। यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस की द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नोन एज द विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। तो आपका ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। तो आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो चुका है।